बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर क्या है और मैं हूं आपकी मेज़बान फरजाना सिद्दीक। आज के प्रोग्राम में कुछ अहम मौज़ूआत पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियो से फ़हीम अख्तर, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन साउथ मंसूर मघीरी, और मुल्तान से ज्वाइन किया है हमें ज़हीर अब्बास ने। नाज़रीन, एक अहम मसला है सरहद पार स्मगलिंग का, जिसकी रोकथाम हुकूमत के लिए अब दर्द सिर बनी हुई है। पाक अफगान ट्रेड ट्रांजिट यार्ड में होने वाला ये काम हुकूमती खजाने को अरबों डॉलर का नुकसान पहुंचाने का बायस है और हुकूमत सर तोड़ कोशिशें कर रही है कि किसी तरह इस मसले से छुटकारा पाया जा सके। और हुकूमत ने इस ज़मन में कुछ अहम फैसले भी किए हैं। इस तमाम मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फ़हीम अख्तर। जी फ़हीम, बताइएगा कि स्मगलिंग की ये बेखनी कैसे होगी, क्या लायामल इख्तियार किया जाएगा? बहुत शुक्रिया फरजाना। ये एक अहम और बड़ा मामला है जो कि आज के इस प्रोग्राम में हम सामने लाए हैं। इस वक्त आपको पता है पाकिस्तान का जो मौशी मसला है वो सबसे बड़ा बना हुआ है, और टैक्स चोरी हो या फिर कम टैक्स की जो कलेक्शन है वो बहुत बड़े इश्यूज़, उनमें से एक बड़ा इशू ये भी है। जो अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट है, इसके ज़रिए जो पाकिस्तान में सबसे बड़ी जो टैक्स चोरी है वो की जा रही है, क्योंकि अफ़गानिस्तान एक लैंडलॉक्ड मुल्क है और इंटरनेशनल कवानीन के तहत उसे इंपोर्ट करने की इजाज़त है और पाकिस्तान उनको सहूलियात फराहम करने का पाबंद है। अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट के तहत या फिर ये जो इसके तहत जितनी चीज़ें इंपोर्ट अफ़गानिस्तान करता है, इसका हुजम जो साल ब साल हर माली साल में जो हुजम है इसका बढ़ता जा रहा है, और इसके ज़रिए जो स्मगलिंग है वो भी बढ़ती जा रही है। और ये मसला हुकूमत पाकिस्तान के लिए एक बड़ा मसला बना हुआ है। बिलखुसूस SIFC की मीटिंग्स हों या फिर वफाकी हुकूमत के इजलास हों, उनके अंदर भी ये चीज़ बड़ी ज़ेर गौर आती है। और यही वजह है कि जो चमन बॉर्डर है अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान, उसको भी बंद किया गया है। इसके साथ साथ वफाकी हुकूमत ने मुख्तलिफ इक़दाम करने का भी फ़ैसला किया है। जो दस्तावेज़ हमारे हाथ आई है, हमें मिली है, उसके मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान ने दो अहम और बड़े फ़ैसले किए हैं। पहला जो बड़ा फ़ैसला है वो ये किया है कि पाकिस्तान अफ़गान जो ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट है, इसके ऊपर जो तरामीम है वो करने जा रहा है, और वज़ारत कॉमर्स ने इसके ऊपर काम भी शुरू कर दिया है। वफाकी हुकूमत की जानिब से वज़ारत कॉमर्स को ये हिदायत दी गई हैं कि जो मुतलका स्टेक होल्डर्स हैं अफ़गानिस्तान के हों या फिर जो इंपोर्टर्स वगैरह, जो भी इससे मुतालिक लोग हैं, FBR, कस्टम्स वगैरह, उनके साथ मुशावरत करें और अफ़गानिस्तान की जो टोटल ज़रूरत है इंपोर्ट्स की, उसका तखमीना लगाया जाए। वो मालूम की जाए कि अफ़गानिस्तान को ज़रूरत कितनी है, इंपोर्ट कितनी की जा रही है, कितनी ज़्यादा है, और फिर उसके अंदर जो मुनासिब तरामीम हैं वो की जाएँ, ताकि जो स्मगलिंग हो रही है उस सिलसिले को रोका जा सके। इसके साथ साथ जो वफाकी हुकूमत है उसने वज़ारत दाखिला को भी ये हिदायत दी हैं कि एक जो बॉर्डर कंट्रोल अथॉरिटी है उसे तश्कील दिया जाए। ये बॉर्डर कंट्रोल अथॉरिटी एक यूनिफाइड किस्म का रिस्पांस दे, और इस हवाले से तमाम जो मुतलका इदारे हैं जिनमें कानून नाफिज करने वाले इदारे हों, FBR हो, कस्टम्स हों, या फिर जो दीगर रेंजर्स या दीगर जो बॉर्डर कंट्रोल से मुतालिक काम करने वाले इदारे हैं, उनको शामिल किया जाए। और एक जब भी स्मगलिंग की कोई इन्फॉर्मेशन मिले या कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिले तो उसके ऊपर एक यूनिफाइड किस्म का रिस्पॉन्स जो है वो दिया जा सके। वज़ारत दाखिला ने भी इसके ऊपर काम शुरू कर दिया है। वज़ारत कानून और FBR और कस्टम्स के हुकाम के साथ उनकी मुशावरत जारी है, और अब इन दोनों चीज़ों को लेकर आगे इस सिलसिले को बढ़ाया जा रहा है, ताकि जो अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड के नाम के ऊपर जो स्मगलिंग होती है, या फिर यूँ कहें कि जो अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड का जो मिसयूज़ होता है, उस सिलसिले को कम किया जा सके। क्योंकि अगर सरकारी रिपोर्ट्स देखें तो उसके मुताबिक अरबों डॉलर्स की जो स्मगलिंग है वो होती है, क्योंकि इस एग्रीमेंट के तहत लैंड लॉक कंट्री होने की वजह से अफ़गानिस्तान के ऊपर कस्टम्स ड्यूटी नहीं लगती, और इस जो इंपोर्ट का माल आता है उसके ऊपर जो टैक्सेस हैं वो भी नहीं लगते, जिसकी वजह से अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के जो बॉर्डर के एरियाज़ हैं वहाँ पर स्मगलिंग का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, बहुत बड़ा काम है, और इसी को रोकने के लिए जो काम है वो किया जा रहा है। इसके अंदर अगर आप डिटेल में जाएँ तो एक बहुत बड़े जो फ्रॉड है वो जैसे ही आते हैं, इंपोर्ट का माल आता है अफगानिस्तान का, वो ज़मीनी और जो समुद्री रास्ता है उसके ज़रिए इस्तेमाल होता हुआ कुछ चीज़ें अफगानिस्तान के अंदर तो पहुंच जाती हैं, लेकिन जो गुड्स डिक्लेरेशन हैं
जब समंदर के ज़रिए आती हैं चीज़ें इनकास इम्पोर्ट के ऊपर, तो वहाँ पर जो गुड्स डिक्लेरेशन है उनका नंबर डिफरेंट होता है, लेकिन जो बॉर्डर्स के ज़रिए चीज़ें बाहर जाती हैं उनका नंबर डिफरेंट होता है। तो इसका मतलब ये है कि जो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पाकिस्तान के अंदर रह जाती हैं और वहाँ पर वो उसकी स्मगलिंग की जाती है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और FBR ने आज तक टैक्स और ड्यूटी की मद में कितना पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा है उसकी बाज़ाब्ता रिपोर्ट नहीं दी। लेकिन अब वफाकी हुकूमत ने मुख्तलिफ रिपोर्ट्स की रोशनी के ऊपर ये दो अहम बड़े फैसले करने की उन्होंने ठान ली है और इसके ऊपर काम भी शुरू किया जा चुका है। इसके अलावा FBR को भी ये हिदायत दी गई हैं कि वो जो उनका जो कस्टम्स का विंग है, उसका जो लीगल विंग है, उसको भी भरपूर एक्टिव किया जाए, मुतहर्रिक किया जाए, उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए, ताकि जो स्मगलिंग के अंदर लोग मुलविस होते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके और जो कानूनी कार्रवाइयाँ होती हैं उनको भी मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जा सके। अच्छा फ़हीम, हुकूमत ने वजारत कॉमर्स को अफगान ट्रेड ट्रांजिट माहदे पर नजर सानी की हिदायत की है, तो क्या इस नजर सानी से मसला हल हो सकेगा? देखिए, एक अहम और बड़ा मामला है, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा के जो हिदायत हैं या फिर जो आलमी कवानीन हैं उनकी रोशनी में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड जो एग्रीमेंट है वो हुआ है। ताहम अब जो वजारत कामर्स को हिदायत दी गई हैं कि वो 1 महीने के अंदर तजावीज़ तैयार करे कि कौन कौन सी शीखों के अंदर तब्दीली की जा सकती है इस अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट के लिए। यकीनन जो वजारत जो कामर्स है वो स्टेक होल्डर्स के साथ मशावरत करेगी, कानूनी और इंटरनेशनल कवानीन जो हैं उनको भी मद्देनज़र रख कर जो तजावीज़ हैं वो तैयार करेगी और किन किन शोबों के अंदर ये जो मुआहदे के अंदर नज़रसानी है वो की जा सकती है वो करेगी। यकीनन इस हवाले से अफ़गानिस्तान के साथ भी बातचीत करनी पड़ेगी और कुछ ऐसी इसेंशियल्स हैं, जो अशिया ज़रूरियाँ हैं, वो भी जो स्मगलिंग होती हैं उस वजह से भी काफ़ी परेशानी है, जिनमें खाद हो, यूरिया की खाद हो या फिर जो बाकी खादें हैं, इसके अलावा चीनी समेत बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो स्मगल होती हैं। और ये जो एक्टिविटी होती है वो उस वक्त होती है जब पाकिस्तान के अंदर किसी चीज़ का रेट ज़्यादा होता है तो वो फिर पाकिस्तान के अंदर माल आना शुरू हो जाता है, और अगर पाकिस्तान में किसी चीज़ की कीमत कम होती है तो फिर अफ़गानिस्तान की तरफ चला जाता है। और एक स्टडी है, उस रिपोर्ट के मुताबिक जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर्स के ऊपर जो लोग रहते हैं उनमें अक्सरियत जो अफ़गानियों की है, जो कि अमरीकी जंग के बाद पाकिस्तान में आए थे या उससे पहले भी जो पाकिस्तान आए थे, तो उनका गुजर बसर स्मगलिंग के इस धंधे के ज़रिए ही होता है। तो अब इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख कर वजारत कामर्स जो है वो अपनी रिपोर्ट तैयार कर रही है। और अच्छा फ़हीम, रिपोर्ट तैयार करने का तो कह दिया गया है, तो वजारत कामर्स जो है इस मुआहदे पर कब तक अपनी सिफारिशात पेश करेगी? देखिए, वजारत कामर्स को 1 महीने का वक्त जो है वो दिया गया है वज़ीर आज़म की तरफ से कि 1 महीने के अंदर इस सारे एक्टिविटी को मुकम्मल करें, तो जो तजावीज़ हैं वो बनाएं। और बिलखुसूस इस चीज़ को भी देखा जाए कि जो अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट के ज़रिए जो चीज़ें इंपोर्ट की जाती हैं क्या वाकई में वो अफ़गानिस्तान की ज़रूरत हैं। अगर तो वो ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें इंपोर्ट की जा रही हैं तो उन आइटम्स को ख़त्म किया जाएगा, क्योंकि जो ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें मंगवाई जाती हैं यकीनन वो स्मगलिंग में इस्तेमाल होती हैं। यही हुकूमत की भी राय है, यही रिपोर्ट्स भी यही कहती हैं, और वो चीज़ें पाकिस्तान में होती हैं। और इसका नुकसान अल्टीमेटली क्या होता है? इसका नुकसान पाकिस्तान को होता है। जो टैक्स है वो कम वसूल किया जाता है, नहीं वसूल किया जा पाता, ड्यूटी नहीं होती, और इससे जो कलेक्शन है पाकिस्तान की टैक्स कलेक्शन वो कम होती है, और जो पाकिस्तान के अंदर जो इंडस्ट्री है उसको भी नुकसान पहुंचता है। आप देख सकते हैं मुतअद्दिद मार्केटों के अंदर जो गाड़ियों के पुर्जे हों या फिर जो बाकी जो चीज़ें हैं वो एक बड़ी तादाद में जो उसे काबली का नाम दिया जाता है कि काबली चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर दस्तयाब हैं, तो वो सारी स्मगलिंग की चीज़ें हैं। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पर कस्टम्स हो या फिर जो FBR हो, इसका जो किरदार है वो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है और उनका किरदार ना होने के बराबर है। चेक एंड बैलेंस नहीं हो पाता, इसी वजह से टैक्स भी कलेक्ट नहीं किया जा सकता। जी, इसमें यही वजूहात हैं कि टैक्स कलेक्शन नहीं होती, और यही वजह है कि वज़ीर आज़म ने FBR के बहुत सारे अफसरान को तब्दील भी किया, और FBR की वजह से ही बहुत सारे नुकसानात भी होते हैं। और अभी तक इस अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट के नाम पर जो होने वाला मिसयूज़ है या जो फ्रॉड है उसकी इन्होंने रिपोर्ट्स भी जारी नहीं की। लेकिन एक रिपोर्ट है उसके मुताबिक ये ग्रेजुअली जो हर माली साल में अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड के ज़रिए आने वाली जो इम्पोर्ट्स हैं वो बढ़ती जा रही हैं। पहले
पहले ये 1.5 से 2 अरब डॉलर की हुआ करती थी, अब ये 6 से 7 अरब डॉलर की जो इंपोर्ट्स हैं वो बढ़ चुकी हैं। और इससे पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के रास्ता इस्तेमाल करके अगर चीज़ें मंगवाई जाती हैं तो दरमियान में कुछ इंपोर्टर्स जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर माल रख लेते हैं। तो हर एक जगह के ऊपर जहाँ से ये माल आता है तो वहाँ पर जो फ्रॉड है वो होता है। तो SIFC जो कि एक बड़ा फोरम है हुकूमत पाकिस्तान का, जिसके मेंबर ख़ुद आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और बाकी अस्करी हुकाम भी हैं, वफाकी वज़रा भी उसके अंदर हैं, तो उस कमेटी की सिफारिशात के ऊपर भी कुछ चीज़ों के ऊपर टैक्स ऐड करने का जो है फैसला किया गया था। वो भी ऑन बोर्ड है और वफाकी हुकूमत भी अब ऑन बोर्ड है, क्योंकि जो मौजूदा मौशी सूरत हाल है उसके अंदर ये स्मगलिंग को रोकना सबसे बड़ा मामला है, क्योंकि इससे ना पाकिस्तान को टैक्स नहीं मिलता और टैक्स जनरेशन या टैक्स कलेक्शन कम होने की वजह से बहुत सारे जो पाकिस्तान के मसाइल हैं वो होते हैं और पाकिस्तान को बामर मजबूरी। इसी ज़मन में हुकूमत ने नई बॉर्डर कंट्रोल अथॉरिटी बनाने का फैसला भी किया है, तो इस अथॉरिटी में कौन कौन होगा और उसका मैकेनिज्म क्या होगा? देखें, ये जो वज़ीर आज़म की तरफ से हिदायत दी गई हैं वज़ारत दाखिला को, उसमें ये बताया गया है कि स्मगलिंग की रोकथाम के लिए एक बॉर्डर कंट्रोल अथॉरिटी जो है वो तश्कील दी जाए, और इस तश्कील के जो प्रपोजल्स हैं वो वज़ारत दाखिला से मांगे गए हैं। वज़ारत दाखिला को ये हुक्म दिया गया है कि 1 महीने के अंदर अपनी जो रिपोर्ट्स, सिफारशात, जो तजावीज़ हैं वो बनाकर वज़ीर आज़म को कहा गया है कि उनको पेश करें। 1 महीने में उन्होंने कहा कि वज़ारत कानून के साथ भी मशावरत की जाए, इसके साथ FBR कस्टम्स के हुकाम से भी मशावरत की जाए, और वज़ारत दाखिला के अपने जो मुतलका महकमे हैं, कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं जो कि वज़ारत दाखिला के हिमायत आते हैं, उनके साथ भी एक थॉरली उनके साथ मशावरत करें और रिपोर्ट तैयार करें। इसका वाहिद मकसद स्मगलिंग को रोकना है। कहीं से इंटेलिजेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन अगर आती है कि फ़लाँ चीज़ फ़लाँ जगह से स्मगल हो रही है, तो उनके ऊपर जो यूनिफाइड किस्म का रिस्पांस है, जो मुश्तरका रिस्पांस है, कार्रवाई है, वो की जाएगी। तमाम जो इदारे हैं जो कि इस वक्त स्मगलिंग की रोकथाम के लिए बॉर्डर्स के ऊपर तैनात हैं, उन सब को एक बैनर तले, एक प्लेटफॉर्म के ऊपर लाया जाएगा और एक अथॉरिटी बनाई जाएगी। अथॉरिटी का कोई DG होगा, डायरेक्टर होगा, कोई सरबराह होगा, वो डेफिनेटली वज़ारत दाखिला या फिर किसी और महकमे के तहत वो काम करेगी। तो एक जो स्मगलिंग की रोकने के लिए ये भी एक बड़ा स्टेप लिया जा रहा है, जिसके अंदर तमाम इदारों को शामिल किया जाएगा और वो यूनिफाइड किस्म का रिस्पांस देंगे। इसके साथ साथ जो FBR को हिदायत दी गई हैं कि जो उनका महकमा कस्टम्स है, कस्टम्स की जो लीगल टीम है वो परफॉर्म बेहतर तरीके से नहीं कर रही। जो स्मगलर्स पकड़े जाते हैं उनको या तो अदालत से रिलीफ मिल जाता है, या फिर कानून की कमज़ोरियों की वजह से उनको फ़ायदा मिल जाता है, या फिर जब केस उनके ऊपर बनाया जाता है तब कुछ न कुछ जो लूप होल्स हैं वो छोड़ दी जाती हैं। तो अब उनको कवर करने के लिए कहा गया है कि जो एक बेहतरीन किस्म की जो उनकी लीगल टीम है वो तश्कील दी जाए, ताकि जो इनके स्मगलिंग से मुतालिक जो केसेस हैं उनके फैसले भी जल्दी लिए जा सकें और उनके खिलाफ कार्रवाई भी बेहतर अंदाज में की जा सके। तो ये एक अहम और बड़े स्टेप्स हैं जो कि वफाकी हुकूमत उठा रही है। अल्टीमेटली अगर ये इन स्टेप्स के ऊपर काम हो जाता है तो पाकिस्तान में जो स्मगलिंग की चीज़ें आती हैं या फिर जो पाकिस्तान से चीज़ें स्मगल्ड होती हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान के ज़रिए मुबादला को देखा जाए तो तिजारत जो है वो बहुत बड़े लेवल पे की जाती है पाकिस्तान से ही, और तिजारत के थ्रू ही जो है हम टैक्स भी कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इस स्मगलिंग की वजह से टैक्स का जो असल हजम है वो नहीं पता चल पाता है। तो क्या अब जो नई स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी उससे तिजारत का असल हजम हमें मालूम हो सकेगा? देखें, जो रिपोर्ट सामने आई है उनके मुताबिक 6 से 7 अरब डॉलर की इंपोर्ट्स की गई हैं अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट के इस मामले के तहत, जो कि दुनिया से मंगवाते हैं अफ़गानी इंपोर्टर्स। और पहले ये 1 से 2 अरब डॉलर तक का था, लेकिन ये ज़्यादातर मिसयूज़ होता है। और यही वजह है कि वफाकी हुकूमत ने अब ये फ़ैसला किया है कि अफ़गानिस्तान का जो बेसिकली उनकी डिमांड कितनी है, उनकी ज़रूरियात कितनी है और किन किन चीज़ों की ज़रूरियात हैं, उन चीज़ों को का जो है वो उन्होंने कहा कि रिपोर्ट दें और क्या क्या चीज़ें उनको चाहिए। फिर उसी रिपोर्ट की रोशनी में अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर जो है वो तब्दीली की जाएगी। और तब्दीली करने के बाद ये जो बाकी चीज़ें जो कि पाकिस्तान के इस्तेमाल की चीज़ें हैं वो अफ़गानिस्तान मंगवाई जा रही हैं, अल्टीमेटली वो स्मगल होती हैं और यहाँ पर वो टैक्स नहीं देते, इस वजह से उनको फ़ायदा मिलता है। और जो पाकिस्तान में इंडस्ट्री है वो टैक्सेस भी देती है, ड्यूटीज़ भी देती है। इस वजह से पाकिस्तान में जो बनने वाली चीज़ें हैं वो कुछ महंगी होती हैं, जो स्मगल्ड शुदा चीज़ें आती हैं वो सस्ती होती हैं, तो अल्टीमेटली इसका नुकसान पाकिस्तान को होता है। तो इस चीज़ को देखने के लिए जो टैक्स चोरी होती है अब उसके लिए क्या इक़दाम किए जा सकते हैं?
देखिए, बहुत सारे इकदाम किए जा सकते हैं। बॉर्डर कंट्रोल अथॉरिटी अगर जो बनाई जा रही है, इसके बनने से पहले ही जो कस्टम्स हैं उनको एक्टिवेट किया जाए, जो FBR के हुकाम हैं उनको बेहतर किया जाए, जो मॉनिटरिंग का सिस्टम है वो बेहतर किया जाए। बॉर्डर्स के ऊपर और बिलखसूस जब पोर्ट के ऊपर माल आता है उसकी बाज़ाब्ता चेकिंग होनी चाहिए, और जो ममनुआ लिस्ट है, जो सामान है, मवाद जो आता है उसको चेक करना चाहिए। और वहाँ पर भी जो गुड्स डिक्लेरेशंस होती हैं, और फिर वो गुड्स डिक्लेरेशन जो पोर्ट के ऊपर आती हैं, और वही अगर बॉर्डर के ऊपर भी सेम टू सेम आ जाती हैं तो फिर तो स्मगलिंग की चीज़ें रुक सकती हैं। यहाँ पर जो सिस्टम है, यहाँ पर फ्रॉड जो है वो नज़र आ जाता है। माल आने से लेकर वहाँ पहुँचने तक हर मरहले के ऊपर जो फ्रॉड किया जाता है, यहाँ पर मिली भगत होती है। तो कस्टम्स और FBR को अगर बेहतर कर लिया जाएगा तो ये स्मगलिंग भी रुक जाएगी, ये टैक्स चोरी का जो मामला है ये भी ख़त्म हो जाएगा, और जो पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा ज़र मुबादला ज़ाय हो रहा है इस मामले में, उसका भी खात्मा मुमकिन है। तो फ़हीम, जो जिम्मेदारान हैं इस हवाले से, जो स्मगलिंग में मुलव्वस हैं, उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई की जाएगी? देखें, कार्रवाई जो है वो बदकिस्मती से होती नहीं है, क्योंकि कोई बाज़ाब्ता रिपोर्ट जो है वो FBR की तरफ से या फिर कस्टम्स की तरफ से दी नहीं जाती। सब अच्छा है यही बताया जाता है, लेकिन ये एक मसला बढ़ता जा रहा है। वज़ीर आज़म की तरफ से कुछ हफ्ते पहले एक कमेटी भी बनाई गई थी, इंक्वायरी कमेटी, और उस इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट्स की रोशनी के अंदर भी यही बात बताई गई थी कि जो कस्टम्स और जो FBR के लोग हैं उनकी तरफ से मुनासिब जो रिस्पॉन्स है वो नहीं दिया जाता, और फिर जो कमज़ोर रिस्पॉन्स आता है बॉर्डर्स के ऊपर स्मगलिंग की रोकथाम के हवाले से, उससे भी मसाइल जो है वो पैदा होते हैं। तो इन्हीं चीज़ों की रोशनी की बुनियाद के ऊपर ये फैसले किए गए हैं। 2-3 बड़े फैसले किए गए हैं। एक तो बॉर्डर कंट्रोल अथॉरिटी बनाई जाएगी ताकि यूनिफाइड किस्म का रिस्पांस दिया जा सके स्मगलर्स के खिलाफ। फिर FBR की लीगल टीम को बेहतर किया जाएगा, और उसके साथ जो अफगान ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट है उसके अंदर भी नजरसानी करने के हवाले से इकदाम। बिल्कुल, बहुत से मामला हैं जिन पर नजरसानी की जरूरत है। एक तरफ स्मगलिंग है नाजरीन, तो दूसरी तरफ स्मगलिंग की वजह से टैक्स चोरी की जाती है, जो एक बहुत बड़ा मसला है। इसका ठोस और मौसर हल ना निकाला गया तो जो बजट पेश किया गया है उस पर अमल करना हुकूमत के लिए निहायत मुश्किल हो जाएगा, और हुकूमत को इस तरफ खास तवज्जो देने की जरूरत है। अब रुख करते हैं साबिक वजीर आला सिंध कायम अली शाह के शहर खैरपुर का, जहां 3 साल कबल 5 करोड़ रुपए की लागत से जूलॉजिकल पार्क का काम शुरू हुआ। लेकिन पार्क तो क्या बनना था, पार्क की जगह कचरा कुंडी बना दी गई। जहां नील गाय ने टहलना था और बंदरों ने अटकेलियां करनी थी, वहां कचरे से लदे ट्रक दौड़ते हुए नजर आते हैं। कागजों में पार्क की तामीर पर 3 करोड़ रुपए खर्च भी हो चुके हैं। इस तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद मंसूर मुगीरी साहब, सबसे पहले तो इस खबर की डिटेल्स शेयर कीजिए हमारे साथ और बताइए कि ये पार्क बनते बनते कचरा कुंडी कैसे बन गया है? शुक्रिया मिस फरजाना। सबसे पहले जैसे आपने जिक्र किया कि खैरपुर जो है साबिक वज़ीर आला सिंध जनाब कायम अली शाह साहब का अपना आबाई ज़िला भी है और आबाई हल्का भी है, तो खैरपुर की एक अनोखी पहचान भी है। पूरे मुल्क में सबसे ज़्यादा खजूरों की प्रोडक्शन में खैरपुर में होता है। अच्छा। और पूरे मुल्क की ज़रूरियात पूरी करने के अलावा यहाँ से खजूर जो है ना वो एक्सपोर्ट भी होते हैं, अच्छा खासा इनकम भी वहाँ से जनरेट होता है। तो खैरपुर एक ज़रखेज़ तरीन इलाका भी है। खैरपुर एक ज़माने में सिंध के में एक रियासत की हैसियत रखता था, स्टेट था खैरपुर। तो एक थोड़ा मुख्तसर ये था खैरपुर के हवाले से। अब आते हैं स्कीम पे, तो मैं अपने नाज़रीन को दिखाना चाह रहा हूँ, ये बड़ी दिलचस्प स्कीम है। खैरपुर के लोगों को चिड़ियाघर जूलॉजिकल पार्क देने के लिए एक अच्छी स्कीम रखी गई। महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट वालों की जानब से खैरपुर के जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, लोकल गवर्नमेंट के मातहत इदारा, उनको कहा गया कि आप एक अच्छा जूलॉजिकल पार्क बनाएं जहाँ पर जो बंदर, नील गाय और कुछ हरन के साथ कुछ और जानवर रखें। अच्छा। ताकि लोगों को वहाँ पर तफरीह मैसर हो सके। तो 2017 में इस स्कीम पर डिस्कस हुआ, स्कीम अप्रूव हुआ, उस पर काम जो है 2020 से शुरू हुआ। आप 2024 एंड को है, तकरीबन 5.5 करोड़ रुपए इनको मिल चुके हैं। खैरपुर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को 100% इसकी रकम मिल चुकी है। जी हाँ, ये सरकारी कागजात बता रहे हैं कि 100% पैसे मिल गए हैं, और उसमें 3 करोड़ के लगभग जो है पैसे खर्च दिखा दिए गए हैं। तीन करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए हैं, पार्क भी नहीं बना, तो वो पैसा गया कहाँ? पैसे के हवाले से क्या रिपोर्ट सामने आई है?
हैरान कुन बात है कि 3 करोड़ रुपए इस पर खर्चा दिखा दिया है। और मुझे तो यकीन है, क्योंकि इस पर कहा जा रहा है कि उसको 100% रकम जारी हो चुकी है, मतलब 100%, कोई 54 मिलियन रकम दी जा चुकी है, दी जा चुकी है। इसमें 3 करोड़ उन्होंने खर्चा दिखाया है, और मुझे यकीन है कि बाकी पैसे भी इन्होंने ले उड़े होंगे और आपस में इन्होंने बंदर बांट की होगी। स्कीम का जो पीडी है, स्कीम जो इंजीनियर है, जो खैरपुर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का एमसी है, दीगर अफसरान है, या चेयरमैन है, या नाजिम है जो था या जो है, अब उनके लिए मैं नहीं कह सकता हूँ कि वो कितना इन्वॉल्व है, लेकिन उन पर सबसे ज़्यादा फ़र्ज़ बनता है जो म्यूनसिपल खैरपुर का जो चेयरमैन है या नाजिम है, उन पर सबसे ज़्यादा फ़र्ज़ बनता है कि वो इनसे पूछे, क्योंकि उन पर उनकी स्कीम है, उनको देखना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि भाई 3 करोड़ रुपए आपने कहाँ खर्च किए सिर्फ इस दीवार के लिए। मुगीरी साहब, जब ये मनसूबा स्टार्ट करना था तो कितना वक्त बताया गया था, कितना वक्त दिया गया था कि इतने वक्त के अंदर ये पार्क बनाया जाएगा, जूलॉजिकल पार्क जो है वो बना दिया जाए, और अब 3 साल का वक्त भी गुजर गया है, हुकूमत सिंध ने इस पर कोई नोटिस नहीं लिया? देखिए, अभी तक कोई नोटिस नहीं लिया। इसमें बताया जा रहा है कि 2017 में ये स्कीम मंजूर हुई, 2020-21 में इनके पास पैसे आए, 2020 में ही काम शुरू हो चुका है, ये 2024 ख़त्म हो गया है तकरीबन। बिल्कुल, अब तो काम नहीं होना है 3-4 दिनों में जो बचे हैं। तो 4 सालों में सिर्फ दीवार दे चुके हैं, और बाकी जो इनको खुद अंदर से मट्टी जहाँ जमा करनी थी, मट्टी करके उनके लेवल करनी थी, तो वो कुछ नहीं हुआ है। तो मुगीरी साहब, ये भी बता दें कि अगर एक स्कीम हो तो वहां पर कोई दूसरा काम किया जा सकता है, जबकि स्कीम किसी और चीज के लिए वो जगह मुख्तस की जाए। सवाल ही पैदा नहीं होता। ये कानूनन जुर्म, इखलाकी तौर जुर्म, मुआशी तौर जुर्म है कि आप, सरकार ने एक स्कीम बनाई आवाम के लिए, जो स्कीम है वही स्कीम होनी चाहिए, उस स्कीम के अलावा कोई चीज़ नहीं बना सकते हैं। तो इन्होंने 2-3 जुर्म किए। एक कि जूलॉजिकल पार्क की जगह पर जो है उन्होंने कचरा कुंडी क्यों बनाया, दूसरा कि वो अच्छी मट्टी लेके आके वहाँ पर इकट्ठे करनी थी, लेवल करनी थी, वो नहीं किया। कचरा लेके आए तो कचरा क्यों लेके आए, इनको किसने अलो किया है कि वहाँ कचरा जमा कर। नंबर 2, नंबर 3, जो स्कीम का असल मकसद है कि वो हासिल नहीं हो सका, तो आपने इसको लिखा गया है कि लैंडफिल साइट है, जैसे जहाँ पर कचरे जमा किए जाते हैं। तो लैंडफिल साइट तो थोड़ी है ये, तो वो तो नहीं है कि आप सॉलिड वेस्ट वाले आके अपनी सॉलिड वेस्ट वाले जैसे शहर से कचरा उठा के अपने लैंडफिल साइट पे जमा करते हैं, वहाँ पर गिराते हैं। इन्होंने वो काम किया है, इस काम के लिए तो स्कीम है ही नहीं। तो 3-4 इसमें जो है वो कानूनी तौर पर जुर्म बनते हैं। तो इसके जो भी जिम्मेवारान हैं, जो भी पीडी है, जो भी इंजीनियर है, जो भी अफसरान है। तो मुगीरी साहब, अब इसका जिम्मेदारान कौन है, किसको जिम्मेदार ठहराया जा रहा है? इस हवाले से कोई रिपोर्ट पेश की गई, कोई एक्शन, कोई कार्रवाई सामने आई? देखिए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी, ये बड़ी बदकिस्मत। इसके जिम्मेदारान जो हैं खैरपुर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वाले खुद हैं, क्योंकि उनकी स्कीम है, उनका जो जिम्मेवार है, उनका जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का इस वक्त चेयरमैन मुंतखब होकर आया है, उसको सबसे पहले उसको नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि वो अभी आया है, उसको 6-8 माह हुए हैं। तो यकीन उसके ज़िम्मे बात तो होगी, उसकी भी निगलिजेंसी हमें नज़र आ रही है कि 6-8 माह में उन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया। कोई लेटर लिखता लोकल गवर्नमेंट को, चीफ सेक्रेटरी को लिखता, वज़ीर आला को शिकायत करता, लेकिन उन्होंने भी आँखें बंद कर दी। इसका मतलब है अफसरान ने उनको भी खुश कर दिया है। जो भी मेरे ख्याल में जिसने भी वहाँ पर जो रिलेटेड दीगर अफसरान हैं उन्होंने किया होगा, तो उनको इन्होंने खामोश करा दिया, चुप करा लिया। बाकी जो MP MN है, मुझे नहीं लग रहा है कि उनके नॉलेज में होगा और वो थोड़े से रकम के लिए इस तरह का कोई जो है इनको अलो करेंगे। तो मैं बैरिस्टर हलाल वसान हो या दीगर जो है नफीसा शाह साहब आए, इवन कैमली शाह साहब जो है ख़ुद बेजरर आदमी हैं, उनको चाहिए कि इसका अब सीरियस नोट लेना चाहिए और ज़िम्मेवारान के ख़िलाफ़ एंटी करप्शन में मुकदमा होने चाहिए। इन्होंने जो पैसे खर्च किए हैं, जो पैसे ये तो ज़ाया हो गए। देखिए 3 करोड़ रुपए। मुगीरी साहब, आपने बताया कि सरकारी इदारे की जानिब से टीम आई थी उसका सर्वे करने के लिए जूलॉजिकल पार्क आके आया, वो कितना मुकम्मल हो चुका है, तो वो तो खुद हैरान हो गई कि ये मामला अभी तक हैरानगी की हद तक ही महदूद है। अब अभी तक क्या सिर्फ सब हैरान ही हो रहे हैं? जी, अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है। अब जैसे कार्रवाई होती है, अब जैसे अब हम बता रहे हैं, हमें यकीन है कि इस प्रोग्राम के बाद यकीनन कार्रवाई होगी, क्योंकि ये तो इंतहाई 2 नंबरी स्कीम है। बिल्कुल। थोड़ी बहुत अगर वो करते तो कुछ जानवर लेके आते, जानवरों की कोई जगह बना लेते, पिंजरे रखते, ना पिंजरे हैं, ना कोई जगह है,
ना उनके खाने के, ना उनके पीने के, ना उनके नशो नुमा की चीज़ें रखी गई है। सिर्फ बाउंड्री दे के और लैंडफिल साइड और कचरा कुंडी से वो जो जगह है उसको भर रहे हैं। तो ये स्कीम इन्होंने बना दी है। तो एक थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर होता है, 3 करोड़ पे भी खर्च कर दिए गए हैं। रिपोर्ट्स में तो यही शो किया जा रहा है, कागजात में तो यही शो किया जा रहा है। तो कोई उसकी बाउंड्री बनाई हो, कोई उसका बेसिक स्ट्रक्चर वो भी नहीं बनाया गया। देखिए, सबसे हैरानकुन बात तो यही है कि 3 करोड़ की रकम बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल 3 करोड़ में बाउंड्री थोड़ी बनती है, कुछ 30-40 लाख रुपए लगे होंगे अगर अच्छी बाउंड्री आप बना लें। उसके बाद आपको जानवरों के अच्छे पिंजरे बनाने थे, जूलॉजिकल पार्क बना रहे हैं, तो यकीनन कोई अच्छा थीम होगा, कोई मॉडल लिया होगा। बिल्कुल एक बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है जूलॉजिकल पार्क से किसी और से स्ट्रक्चर होता, ना कोई स्ट्रक्चर खड़ा किया है, ना कोई पार्क वहाँ पर है, ना उनके खाने के लिए, ना उनके सोने के लिए, ना आवाम की रिक्रिएशन की ये जो है। तो आवाम को क्या सहूलियात होंगी वहाँ पर? कुछ नहीं है अभी तक। तो मुगीरी साहब, 2 जुराइम का इर्तिकाब किया गया यहाँ पर, आप देखें तो अब इसका जिम्मेदार कौन है? तो किसको ठहराया जाएगा अब जिम्मेदार? देखिए, मैं तो कह रहा हूँ 2 नहीं, डबल नहीं, ट्रिपल है। एक तो आपने पैसे खर्च कर लिए, दूसरा जिस मकसद के लिए स्कीम है वो मकसद ही आपने ख़त्म कर दिया, तीसरा ये कि कचरा कुंडी बना दिया। अगर और आप निकालते जाएंगे तो 4-5 और फिर निकल आएंगी, क्योंकि आपने जानवरों के लिए कुछ भी नहीं किया। ना आपने जानवर अरेंज किए हैं, ना अगर जानवर आपने ख़रीदे हैं तो उनको कहाँ रखा है, वो भी कोई इसमें नहीं है। मुझे यकीन है कि एक भी जानवर नहीं ख़रीदा हो गया होगा। ये भी शायद इनके जहन में ये होगा कि वो जुगाड़ करते, इधर से उधर से लोगों से ले आते। फ़कीर जो यहाँ पर होते हैं, जिनके पास बंदर होते हैं, तो थोड़े बहुत पैसे दे के उनसे मुगीरी साहब जो 3 करोड़ खर्च किया, आखिर उसकी रिपोर्ट भी तो दी गई होगी ना इदारे को कि ये हमने यहाँ खर्च किया है। उसमें तो जानवर तक नहीं लाए गए हैं। नहीं, उन्होंने अब तो खैरपुर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन वालों से पूछा जाए, वो हमें बताएं, वो सरकार को बताएं कि 3 करोड़ में अफसरान ने क्या चीज़ शो की है। बिल्कुल, क्योंकि इस रिपोर्ट में जो PND की जो रिपोर्ट है, इसमें तो कहा गया है कि 3 करोड़ में सिर्फ बाउंड्री वाल हमें नज़र आई है और बाकी कुछ भी कोई भी चीज़ नज़र नहीं आई। तो खैरपुर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की ये स्कीम है, उनको वजाहत करनी चाहिए कि ये पैसे कहाँ खर्च हुए और जानवर अभी तक खरीदे गए या नहीं खरीदे। अगर खरीदे गए हैं तो कितने पैसों में खरीदे गए और वो कहाँ रखे गए हैं? अगर खरीदे भी गए हैं तो उनको कहाँ रखा गया है? अगर खरीदते तो यकीनन यहीं रखते। तो अभी तक उन्होंने खरीदे नहीं होंगे, क्योंकि अभी तक जानवरों के रहने के लिए स्ट्रक्चर तो बनाते हैं, जैसे मैंने कहा पिंजरे होते हैं उनके रहायश के लिए, उनके पीने के लिए, उनकी दीगर ज़रूरत के लिए। तो कोई भी चीज़ वहाँ पर मौजूद नहीं है। तो ये 5 करोड़ पे अभी हो सकता है इस साल के एंड तक जो है ना, ये बाकी 2 करोड़ पे बचते हैं, वो भी वो खर्चा दिखा देंगे। इसी तरह दिखा देंगे कि महंगाई की वजह से हमने इस पर जो है वो लैंडफिल साइट के ज़रिए हमने भराई कर दी है, तो 5 करोड़ ख़त्म हो गए, 5-10-7 करोड़ और दे दें जानवरों के लिए। तो रिवाइज स्कीम में लेके जाते हैं, रिवाइज में तो रिवाइज करके ये मज़ीद पैसे कमाते हैं। तो कमाने का जितना ज़रिया यहाँ अफसरान को है, बस अल्लाह माफ़ करे। तो इस स्कीम को कामिल शाह साहब, नफीसा शाह साहब और खैरपुर के जितने भी बाज़ अमीर मुंतखब नुमाइंदगान हैं, उनको सीरियस नोटिस लेना चाहिए। बिल्कुल, नोटिस तो लेना चाहिए, नोटिस तो ले भी लिया जाता है, लेकिन कार्रवाई अमल में नहीं लाते ना। कोई हमें उसका आउटपुट दिखाई देना चाहिए ना मुगीरी साहब, वो तो हमें कभी भी दिखाई नहीं दिया। ये बदकिस्मती है कि कार्रवाई अमल में लाए तो पता लगे। देखिए, आज भी बजट पेश किया जा रहा है, मुराद अली शाह साहब यहाँ पेश कर रहे हैं, तो अरबों रुपए की बजट आप दिखा रहे हैं कि हम आवाम के लिए कर रहे हैं, आवाम के लिए कर रहे हैं। तो आवाम के लिए ये इस तरह की आप स्कीमें करेंगे, इस तरह से आप पैसे ज़ाया करेंगे, ये तो फिर मुगीरी साहब सबसे अहम चीज़ जो है, क्योंकि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन वालों से जो है आपने कोई पूछा, कोई मौक़िफ़ उनका जानने की कोशिश की कि भाई 5 करोड़ की खतीर रकम थी और 5 की 5 जो है वो वसूल की जा चुकी है, तो उनका इस हवाले से क्या कहना था? देखिए, इनकी जो PD का नाम दिया जा गया है, उसका टेलीफोन नंबर दिया गया है। मैं कल से मुसलसल उसको ट्राई कर रहा हूँ, उसका व्हाट्सएप बंद मिल रहा है, उसका फ़ोन नंबर बंद मिल रहा है। मुझे पता नहीं कि उसने नंबर क्यों बंद कर दिया है। मैंने मैसेज छोड़े हैं, कॉल किया है ताकि मुझे पता लग सके। अभी तक उनसे कोई रिस्पांस नहीं आया है। ठीक है, बिल्कुल मंसूबे शुरू कर दिए जाते हैं, वसूल कर ली जाती है, लेकिन उन पर अमल दरामद बिल्कुल नज़र नहीं आता और बिल्कुल सिफर कारकर्दगी दिखाई जाती है। नाज़रीन, ये बहुत ही गंभीर सूरत हाल है और इस हवाले से हुकूमत को सोचना चाहिए। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। अब बात करते हैं मुल्तान से एक अहम मामले की, जहां सरकारी महकमों ने हॉर्टिकल्चर फंड्स दबा रखे हैं, जहां 4 साल से 40 करोड़ रुपए की रकम अदा ही नहीं की जा सकी, जिसके बायस सरसब्जो शादाब मुल्तान मुहिम शदीद मुतासिर हो रही है। ना दहिंदा इदारों को बार बार याद दिहाने के बावजूद फंड्स ही जारी नहीं किए जा रहे हैं। इस तमाम बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुल्तान से ज़हीर अब्बास। जी ज़हीर, बताइएगा कि क्यों नहीं जारी किए जा रहे हैं हॉर्टिकल्चर के फंड्स, क्या रुकावट है? जी, रुकावट यही है कि जो भी सरकारी इदारे हैं वो फंड देना ही नहीं चाह रहे। कवानीन के मुताबिक जब भी कोई तरक्याती स्कीम शुरू की जाती है तो उसमें 1% हार्टिकल्चर फंड होता है, ताकि जो भी शहर है, जिस शहर के लिए वो स्कीमें हैं, वहाँ पर शजरकारी की जा सके, ताकि जो माहौलियाती आलूदगी है उस पर काबू पाया जा सके। मौसमियाती तब्दीली के ज़ेर असर है पाकिस्तान, आपको पता ही है। तो ऐसी सूरत हाल में तो शजरकारी इंतहाई अहम है, क्योंकि जंगलात की कम तादाद जो है वो मौसमियाती तब्दीलियों की बड़ी वजह करार दी जा रही है पाकिस्तान में। तो जनूबी पंजाब की अगर बात करें, मुल्तान की बात करें, तो यहाँ पर 1% जो हार्टिकल्चर फंड है तरक्याती स्कीमों में, वो तो सरकारी महकमे मुतलका जो अथॉरिटी है, जैसे मुल्तान में PHA है, तो PHA को अदा ही नहीं करती। गुज़श्ता 4 सालों की बात की जाए तो मजमूई तौर पर जो तरक्याती मनसूबों में 1% जो फंड है हार्टिकल्चर का, उसकी मद में PHA ने 47 करोड़ की रकम जो है मुख्तलिफ महकमों से लेनी थी। सबसे ज़्यादा रकम जो लेनी थी वो पंजाब हाईवे से लेनी थी, क्योंकि सड़कों के जो मंसूबे हैं वो बड़ी लागत के होते हैं। तो 20 अरब के जो स्कीमें थी सड़कों की पंजाब हाईवेज की, तो उन्होंने उस 20 अरब में से 20 करोड़ फंड बनता था PHA का, मगर PHA को 1 रुपया भी अदा नहीं किया, जिसकी वजह से जो बड़ी शाहराहें जैसे हेड मोहम्मद वाला रोड बन रही है, इसके साथ साथ मतीतल रोड जो है वो भी उसका 1 फेज़ मुकम्मल हो चुका है। इसी तरह नादराबाद फ्लाईओवर की 3 अरब रुपए की स्कीम है, वो भी मुकम्मल होने के करीब है, मगर वहां पर एक भी जो है वो पौधा नहीं लगाया गया, क्योंकि फंड मिलेगा तो PHA जो है वो शजरकारी करेगी, ब्यूटिफिकेशन का जो काम है उसको मुकम्मल करेगी। तो पंजाब हाईवेज जो है वो सबसे बड़ा डिफाल्टर है। इसके बाद अगर बात की जाए वासा की, तो वासा की जो स्कीमें थी वो स्कीमें तो 6 अरब की थी, मगर उन्होंने जो फंड फराहम किए हैं वो सिर्फ 2 अरब के हिसाब से 2 करोड़ रुपए जो है वो फराहम किए हैं। इन 4 सालों में सिर्फ 7 करोड़ की रकम जो है वो मिली है PHA को, जिसकी वजह से PHA का जो मुल्तान को सरसब्जो शादाब बनाने का ख्वाब था वो शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सका। दूसरी जानब अगर पार्कों की हालतदार की बात करें तो मुल्तान शहर के बड़े जो 3 पार्क हैं, जिसमें शाह शम्स पार्क है जो कि मुल्तान की सबसे बड़ी और मेयारी तफरीगाह समझी जाती थी, मगर पिछले कुछ सालों से फंड ना होने की वजह से वहाँ पर इंतहाई खस्ता हालत हो चुकी है पार्क की। वहाँ पर बहाली का काम जो है वो फंड का मुंतजर है, मगर फंड हैं कि मिलने का नाम ही नहीं ले रहे। वहाँ पर 13 करोड़ रुपए का जो है एस्टीमेट लगाया गया PHA हुकाम की जानब से कि मुकम्मल बहाली के लिए 13 करोड़ रुपए चाहिए। इसी तरह अगर दूसरे बड़े पार्क की बात की जाए तो वो मुल्तान में जिनाब पार्क है। जिनाब पार्क की मुकम्मल बहाली के लिए 22 करोड़ रुपए का एस्टीमेट लगाया गया है। इसी तरह इब्ने कासिम पार्क है कि मुल्तान में किला कोना कासिम बाग पर वाक़या है, तो उसकी मुकम्मल बहाली के लिए भी 15 करोड़ रुपए की रकम जो है वो दरकार है, मगर फंड होंगे तो PHA इन बड़े पार्कों की तज़ीनो आराइश करेगी, बहाली का काम करेगी, शहरियों को मयारी तफरीह फराहम करेगी। ये तो है तफरीह का एलिमेंट। अगर बात की जाए शजरकारी की, माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने के लिए शजरकारी की अहमियत से किसी को इनकार नहीं है, तो जो सड़कों के किनारे दरख्त लगने थे वो पंजाब हाईवेज की तरफ से फंड नहीं दिए गए। इसी तरह जो दीगर म्यूनसिपल कमेटीज़ हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, ज़िला कौंसिल है, उनकी तरक्याती स्कीमें जो हैं उसमें से भी PHA को जो उसका हिस्सा बनता था हार्टिकल्चर फंड की मद में वो फराहम नहीं किया गया। तो मजमूई तौर पर 4 साल में अगर आपको मैं दादोशुमार माली साल के एतबार से बताऊं तो 2021-22 का जो माली साल था 10 करोड़ 64 लाख रुपए की रकम जो है वो PHA ने लेनी थी सरकारी इदारों से, मगर इन्हें 4 करोड़ 14 लाख रुपए मिल सके। इसी तरह 2022-23 का जो माली साल है उसमें 21 करोड़ 43 लाख रुपए मुख्तलिफ सरकारी महकमों से PHA ने लेने थे 1% हार्टिकल्चर फंड की मद में, मगर सिर्फ 1 करोड़ 75 लाख। आप अंदाजा करें कि 21 करोड़ 43 लाख लेने हैं लेकिन 1 करोड़ 75 लाख रुपए मिले हैं। इसी तरह जो अभी हालिया माली साल खत्म हुआ 2023-24 उसमें जो एस्टीमेट लगाया गया था मुख्तलिफ तरक्याती स्कीमों में 1% हार्टिकल्चर फंड का, तो वो लगाया गया था 15 करोड़ 93 लाख रुपया, मगर सिर्फ 2 करोड़ रुपए मिल सके। इसमें बड़ी हैरानकुन बात यह कि बिल्डिंग डिपार्टमेंट की बात करें
तो बिल्डिंग डिपार्टमेंट के इस टाइम मुख्तलिफ जो मुल्तान शहर के इलाके हैं, जिसमें शुजाबाद है, जलालपुर पीर वाला है, तो मुख्तलिफ जो स्कीमें चल रही हैं वो 6 अरब से जायद की चल रही हैं। उस हिसाब से इन्हें 6 करोड़ रुपए से जायद के फंड जो हैं वो पीएचए को फराम किए। अच्छा ज़हीर, सबसे पहले तो ये बता दें कि कुछ का तो जिक्र आपने किया है, दीगर कौन से इदारे हैं जिनकी जानिब से हॉर्टिकल्चर के फंड्स रोके गए हैं? जी, जो फंड रोके गए, बिल्डिंग डिपार्टमेंट की तरफ से भी मुकम्मल फंड फराम नहीं किए गए, वासा की तरफ से भी मुकम्मल फंड फराम नहीं किए गए, मुल्तान तरक्याती इदारा जो है उन्होंने भी अपना जो उनका हिस्सा है वो उन्होंने फराम नहीं किया। इसी तरह फाटा की तरफ से भी पीएचए को कोई फंड फराम नहीं किए गए तरक्याती स्कीमों में जो 1% हार्टिकल्चर फंड है। इसी तरह म्यूनसिपल कमेटी शुजाबाद की तरफ से फंड फराम नहीं किए गए, म्यूनसिपल कमेटी जलालपुर पीरवाला की तरफ से फंड फराम नहीं किए गए, पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन की तरफ से भी फंड फराम नहीं किए गए। इसी तरह म्यूनसिपल कारपोरेशन मुल्तान की तरफ से फंड फराम नहीं किए गए, जिला कौंसिल मुल्तान की जानब से भी फंड फराम नहीं किए गए। तो ये तमाम जो सरकारी इदारे हैं इनकी तरफ से फंड फराम ना किए जाने की वजह से जो मुल्तान को सरसब्जो शादाब बनाने की मुहिम थी पीएचए की, वो शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकी। एक तरफ शजरकारी मुहिम जो है पिछले 1 साल की अगर बात करें तो मुल्तान शहर में 20,000 पौधे सिर्फ जो है वो पीएचए लगा सकी है। इसका अगर कंपैरिजन किया जाए महकमा जंगलात से, तो महकमा जंगलात ने पिछले 5 सालों में 8 करोड़ जो पौधे हैं वो मुल्तान डिवीजन में लगाए हैं। अब इससे आप फर्क देख लें कि महकमा जंगलात जो कि अक्सर फंड का रोना रोते हैं कि हमें फंड फराम नहीं किए जाते, फंड की उस तरह से फराहमी ना होने के बावजूद उन्होंने करोड़ों दरख्त लगा दिए, मगर पीएचए मुल्तान शहर में सिर्फ 20,000 पौधे जो है वो एक साल में लगा सकी है। वजह क्या है? फंड नहीं है। तो बाद का तो उनका अच्छा ज़हीर, ये फंड्स जारी करने का क्या मैकेनिज्म होता है? मतलब क्या ये सालाना बुनियादों पर फंड्स जारी किए जाते हैं और कितने फंड्स देने होते हैं? जी, जो सालाना तरक्याती स्कीमें होती हैं उसमें से एस्टीमेट लगाया जाता है। फ़र्ज़ करें अगर 10 करोड़ की एक स्कीम है तो वो 10 करोड़ की स्कीम में 1% के हिसाब से 10 लाख रुपए जो है वो बनते हैं। अगर आपकी अगर 1 अरब की है तो 1 अरब में वो 1 करोड़ रुपया जो है वो उनका 1% हार्टिकल्चर फंड की मद में बनता है। तो उसमें इस तरह से खुर्द-बुर्द कर दी जाती है तो फिर काम कहाँ से दिखाई दे? जी, बात यही है ना कि चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से, ज़िला इंतज़ामिया के अफसरान की तरफ से तरक्याती स्कीमों की मॉनिटरिंग भी की जाती है। आपको पता ही है कि फिजिकल मॉनिटरिंग जो है वो लाजमी उनसर है ताकि पता चल सके जो तरक्याती स्कीम है वो मियारी अंदाज में हो रही है, उस पर जितने फंड खर्च किए जा रहे हैं वो सही तौर पर खर्च हो रहे हैं, नहीं हो रहे। उसके लिए डिवीजनल इंतज़ामिया के अफसरान भी मॉनिटरिंग करते हैं, ज़िला इंतज़ामिया के अफसरान भी मॉनिटरिंग करते हैं, मगर उस तमाम तर मॉनिटरिंग के बावजूद जो करप्शन के कारीगर हैं वो मुबैना तौर पर वो तमाम फंड जो है वो खुर्द-बुर्द कर लेते हैं। ये भी एक फैक्टर है। ताम जो दूसरी जानब मुख्तलिफ सरकारी महकमों की तरफ से वाजबात की अदम अदायगी है उसकी वजह से भी इनका काम जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुतासर हुआ है। सरकारी इदारों का हाल आप देख लें कि मुख्तलिफ सरकारी इदारे एक दूसरे के नादहिंदा होते हैं, तो कुछ भी नहीं किया जाता। अगर मैपको का कोई आम सारफ नादहिंदा हो या बिजली की तकसीम कार कंपनी का, तो उसी टाइम उसका मीटर उतार लेंगे। अब आप देखें कि कई सरकारी इदारे हैं जो कि मैपको के भी नादहिंदा है, जिसमें वासा मुल्तान सर फहरिस्त है। 4 अरब से जायद के जो वाजबात है वो वासा ने मैपको के अदा करने हैं, मगर क्या होता है एक दिन वो कनेक्शन मुनक़ता करता है, अगले दिन कमिश्नर मुल्तान या ज़िला इंतज़ामिया मदाखलत करती है, वो तमाम जो कनेक्शन है वो बहाल हो जाते हैं। तो यहाँ पर ऐसा कोई मैकेनिज्म ही नहीं है कि करप्शन की उस तरह से खोज लगाया जाए या जो वाजबात हैं जो नादहिंदा सरकारी इदारे हैं एक दूसरे के। लेकिन ज़हीर, जो भी है पीएचए को फंड्स तो दरकार हैं, तो क्या कोई इक़दाम किए जा सके हैं अब तक फंड्स के इजरा के लिए? जी, जो फंड 1% हार्टिकल्चर के उसके लिए तो बस मरासलों तक की कहानी है। दूसरी जानब जो पार्कों में तरक्याती काम होने जा रहा है, जो नए पार्कों की शहर में ज़रूरत है, उसके लिए डिवीजनल इंतज़ामिया को एक मरासला जो है वो पीएचए ने भेजा है। उसमें उन्होंने एस्टीमेट लगाया है कि जो बड़े पार्क हैं उनकी बहाली के लिए 50 करोड़ की रकम दरकार है, जबकि जो नए 20 पार्क बने उसके लिए भी 30 करोड़ से ज़ायद की रकम दरकार है। अब अगर उनको वो रकम फ्राहम कर दी जाती है तो नए पार्क भी मुल्तान में बन सकते हैं। अगर वो रकम मिल जाती है तो जो बड़े पार्क हैं उनमें तरक्याती काम भी मुकम्मल हो सकता है। बिल्कुल, तरक्याती काम मुकम्मल हो सकते हैं। फंड्स दिए होते हैं, जहां फंड्स दिए जाते हैं उन्हें भी खुर्द-बुर्द कर दिया जाता है। नाज़रीन, ये तमाम अहम खबरें आपने जानी और उन पर दिलचस्प और मालूमात से भरपूर तबसरे भी देखे हैं। उम्मीद है ये मसाइल अरबाब इख्तियार की तवज्जो हासिल करने में भी कामयाब रहेंगे।
इस हवाले से आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत अहमियत का हामिल है। अपनी ढेर सारी दुआओं में हमें याद रखिएगा। कल मजीद अहम मौज़ूआत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। देखते रहिए और जानते रहिए खबर क्या है। अल्लाह हाफ़िज़।